है जान से ज्यादा उल्फत मुझे वतन से, गौतम की इस जमी से, नानक के इस चमन से। आजाद हम हुए हैं गांधी की रहबरी में, नेहरू की कोशिशों से, आजाद के जतन से। इस वक्त हम कौसर सिद्दीकी जी के साथ हैं। उनकी तारीफ इस बात से नहीं है कि उन्होंने लगभग 40 किताबें लिखी हैं, उन पर कई पीएचडी हुई है, थीसिस हुआ है। उनकी तारीफ इस बात से भी नहीं है कि नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्होंने किताबों को लिखना शुरू किया और 90 साल की उम्र में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बल्कि बल्कि उनकी तारीफ इस बात से है कि 90 साल में भी वो लिखना पढ़ना करते हैं और बच्चों के लिए लिखे साहित्य पर उन्हें साहित्य अकादमी मिला है। अ, सबसे पहले तो तिरंगे की बात हो रही है और आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें वक्त दिया कौसर सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए और आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरा कुछ रिकॉर्ड करें। नहीं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें वक्त दिया। तो सबसे हाँ। पहले ये जो आपने तिरंगा लिखा था, अगर इसकी दो लाइनों से हम शुरू करें, ये पढ़ दें आप हमारे दर्शकों के लिए। तो ये तिरंगे परिचय पर मैं कुछ बंद पेश करता हूँ अपनी एक नज्म के। प्यारा तिरंगा परचम, प्यारा तिरंगा परचम है सर बुलंद आजम, भारत का पासबां है, हम सब का निगाहबां है, ये कौम का निशां है, भारत का प्यारा परचम। हम इसके पासबां हैं, यानी हम इसके रखवाले हैं, हम इसके पासबां हैं, हम इसके निगाहबां हैं, हम इसके तर्जुमा हैं। और लहराता इसको ऊंचा यूं ही सदा रखेंगे, लहराता इसको ऊंचा यूं ही सदा रखेंगे, हम अपनी जानो दिल से इसको लगा रखेंगे, हम अपनी जानो दिल से इसको लगा रखेंगे। हम अपना पाक परचम हरगिज न झुकने देंगे, हम अपना पाक परचम हरगिज न झुकने देंगे, झंडे के कारवां को हरगिज न रुकने देंगे। लहराए यूं ही यारब ये सर बुलंद होकर, हो जान से भी प्यारा सबकी पसंद होकर, जय इस निशान की जय, हिंदुस्तान की जय। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जो 90 साल की उम्र में आपके अंदर का बच्चा है, वो बच्चों पर ही क्यों लिखता है? ऐसा था कि अदब के अंदर तो बहुत सारी विधाएं हैं और उसके अंदर एक बच्चों का अदब भी है। तो बच्चों के अदब पर शायरों को कोई मशायरों जैसे तारीफ नहीं होती, वाह वाह नहीं होती, पैसे भी नहीं मिलते। इस हाँ, और इसलिए लोग बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैंने जब ये रिटायरिंग के बाद लिखना शुरू किया तो मेरे ये समझ में आया कि हम सबसे बड़ा काम जो है बच्चों की तालीम और तरबियत है। और वो तालीम तरबियत जो है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। मेरा हमेशा ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है, जो जान है उसकी, उसके मुताबिक एजुकेशन होना चाहिए बच्चों की। तो उसमें देशभक्ति पे भी होगी, बढ़ने का हौसला भी मिलेगा बच्चों को, अच्छा इंसान बनने का हौसला मिलेगा। तो उस हिसाब से मैंने बच्चों के लिए यही प्रायोरिटी दी। सबसे पहले मैंने अपने बच्चों के लिए 64 किताबों नज़मों की एक किताब फूल एक ही चमन के शाये की 1995 में। और रिटायरमेंट के बाद आपने पहले भी लिखते थे कविताएं, कहानियां, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपने उसको किताब की शक्ल दी सबसे पहले। सबसे पहले मैंने यही बच्चों के लिए नज़में ख़ास तौर से लिखी मैंने। हालांकि वो पहले ज़माने में बच्चों के लिए कभी नहीं लिखा, लेकिन जब ये मैंने किताबों का अपना शाये करने का यानी प्रकाशन करने का इरादा किया तो बच्चों की तरफ भी पहले ध्यान दिया। इसलिए मैंने बच्चों के लिए ख़ास तौर से ये 64 नज़में उसी रिटायरमेंट के बाद में ही कही हैं ये सब नज़में। और फिर इसका छपाया और इस किताब को मैंने हिंदी में और उर्दू में दोनों में छपाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका पब्लिसिटी हो, लोग बच्चे पढ़ें इसको। और ये मुझे बड़ी इसमें बड़ी सफलता मिली मुझे। मतलब कि अगर मैं गज़ल का या किसी और कोई मजमूआ शाये करवाता तो शायद मुझे इतनी कामयाबी भी नहीं मिलती। तो हैरत करेंगे आपकी, मैंने एक हज़ार किताब छपवाई थी तो अकेले महाराष्ट्र में 300 किताबें भी की पहले साल में ही। तो इसकी बड़ी तो वो मकबूलियत हुई इसकी। आपकी पढ़ाई लिखाई तो इलाहाबाद में हुई? पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद में, भोपाल में ही हुई। अच्छा, इनके इसमें मैं देख रहा था, मुझे ऐसा लगा। तो पैदाइश आपकी इलाहाबाद में, माफ कीजिएगा। हाँ। तो पैदाइश आपकी इलाहाबाद की रही, फिर आप भोपाल आए, यहाँ पर आपने सरकारी नौकरी की और नहीं नहीं उसके। नहीं, भोपाल यहाँ एकदम नहीं आया है। अच्छा, मेरा ननिहाल शाजापुर में है। अच्छा, अच्छा। तो मैं बचपन जब छोटा था 2 साल का तो वहाँ इलाहाबाद से यहाँ आया अपने ननिहाल। 2 साल फिर में ननिहाल आ फिर गए, मेरी ओके। वालदा का यहीं इंतकाल हो गया है।
तो फिर मैं अपना ननिहाल में ही रह गया। तो मैंने शाहपुर में मेरी बेसिक एजुकेशन हुई, वहीं से मैंने हाई स्कूल किया। फिर उज्जैन से मैंने इंटरमीडिएट किया और फिर यहाँ भोपाल आया मैं पढ़ने के लिए। तो मेरा जो था लाइन थी, मेरी कॉमर्स की लाइन थी। वो उज्जैन में उस ज़माने में बीकॉम नहीं था, इसलिए मैं यहाँ बीकॉम करने के लिए आया भोपाल। तो फिर यहीं का हो गया, यहीं का हो गया, यहीं बस गया। और इस तरह मेरा भोपाल से रिश्ता कायम हुआ। तो ये सवाल अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता है कि आपको साहित्य अकादमी मिला तो आपको कैसा लग रहा है। लेकिन किसी भी लेखक के लिए, शायर के लिए, किसी के लिए भी इस तरह का जब आपको रिकॉग्निशन मिलता है, पहचाना जाता है, आपको तो देश भर में, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आपको कई अवार्ड मिले हैं। लेकिन साहित्य अकादमी का पड़ाव जब आपके पास आया ये अवार्ड, तो आपको कैसा लग रहा था? अ, अभी ये तो ऐसा है कि वो खुशी के मौका तो होता ही है। मुझसे पहले भी मुझे कई इनाम मिल चुके हैं। उर्दू एकेडमी के भी 4 एजाज़ मिल चुके हैं। यूपी गवर्नमेंट की 3 किताबों में इनाम मिल चुके हैं। बिहार के में 2 किताबें बिहार गवर्नमेंट के इनाम मिल चुके हैं। तो लेकिन ये सबसे बड़ा अवार्ड जो था, तो मुझे अचानक एक दिन फ़ोन आया कोई दिन में 3 बजे कि आपको इसके लिए हुआ है। मैं इतला दी उन्होंने वहाँ से दिल्ली से। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने सबसे पहले उठ के घर वालों को बताया, बहुत अच्छा लगा। रूमी जाफरी को भी बताया, वो बेटा वो बहुत खुश हुआ। और जिस तरह का के अभी मुल्क के हालात हैं, जिस तरह के अभी मुल्क के हालात हैं, कई सारे सवाल हो रहे हैं, संप्रदायों के बीच में एक तरह से नफरत फैल रही है। तो आपको लगता है कि ऐसे दौर में इन किताबों की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? मेरा तो यही कहना है, जो मैंने आपसे कहा ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूह है, स्पिरिट है, उसके हिसाब से शायरों का मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन जो है शायर का, वो वही है कि हम उसका कोई भी नेशनल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन करें। तो शायर बस यही कंट्रीब्यूशन कर सकता है कि वो अपनी कविता से, अपने लेख से बच्चों की ऐसी तरबियत करे कि जो है अच्छी शायरी बने। अच्छी शायरी बनने के लिए उनको पीस का माहौल होना चाहिए, दंगे फसाद वाला माहौल नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े वाला नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम की नफरत वाला नहीं होना चाहिए। पढ़ने का अच्छा मौका मिलना चाहिए, आगे बढ़ने का एक अच्छी। तो उस हिसाब से ही बच्चों का दिमाग गीली मिट्टी की तरह होता है। उसमें आप जैसे भी इम्प्रेशन बनाना चाहें वो बना दें, बाद में वो पक्की मिट्टी बन जाए जवानी में, तो फिर उसे कोई इम्प्रेशन नहीं बनता है, यानी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों की तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आज के माहौल में तो बहुत ज़रूरी है। और मेरा ज़्यादा कहना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है कि सबका स्वभाव सब बराबर है, यानी कोई ऊंच नीच की कोई जात पात नहीं। तो हमको बच्चों की को ऐसा ही बनाना चाहिए कि वो जो जात पात से में कोई फर्क न करें, कोई इम्तियाज न करें। लैंग्वेज में के डिफरेंस का कोई फ़र्क नहीं करे। मैं हिंदी बोलता हूँ तो कोई उसको बुरा नहीं समझे, मैं मराठी बोलता हूँ तो वो मराठी की भी इज़्ज़त करे, उर्दू की भी इज़्ज़त हो, हर ज़बान के बोलने का मौका मिले, हर आदमी को बोलने का मौका मिले। तो इसके लिए वो लिटरेचर में वो जो होता है वो बहुत कम करता है। मतलब है कि वो ख़ास तौर से लिटरेचर में जो कविता होती है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होती है। आपकी जो नस्र होती है, यानी प्रोज़, उसका इतना असर नहीं होता। बहुत सारा पढ़ने के बाद में थोड़ा-सा दिमाग पे असर होता है। कविता छोटी-सी होती है लेकिन उसका ज़्यादा असर बच्चों पे होता है। ये छोटे बच्चों पे एक छोटी-सी तिरंगा नज़्म ये पढ़ के सुनाई जाए तो उसको ज़्यादा असर होगा। तो इसलिए ये हमारा जो बच्चों की तालीम तरबियत हमारा फ़र्ज़ है ना, शायरों का और कवियों का और सब लिखने वालों का, ये हमारा फ़र्ज़ है। जबकि हम इसको समझते नहीं हैं। ज़्यादातर शायर जो हैं वो अब बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं ना, इसलिए वो बच्चों के लिए जैसा एजुकेशन होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये कहना है मेरा कि जो जो सिलेबस है बच्चों का, वो ख़ास चीज़ वो है जो जैसे कि मेंटल फॉर्मेशन होता है, दिमागी जो विकास होता है। तो वो भी ऐसा होना चाहिए, मैंने जैसा बताया कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से होना चाहिए कि उसके अंदर कोई, जैसे कि अब आजकल हो रहा है किसी भी बदली जा रही है, और किसी को किसी राजा को विलेन बताया जा रहा है, किसी राजा को हीरोइन बनाया जाए आज। तो ये ऐसी तालीम नहीं होनी चाहिए जैसे दिमाग, अगर हमारा समझते हैं, जब फर्ज कर ले मिसाल के तौर पर तो बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन अगर उसकी हम बुराई से एक पूरी कौम को या कोई हिस्ट्री को एक उसको बदनाम करके उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं है। हम उसको गाली दें वो औरंगज़ेब को, तो वो तो मर चुका है ना, वो जो उसको ऐश करना था पूरा हिंदुस्तान को बहुत कर चुका है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं।
अच्छा, उसने जो किया था, आज 200-300 साल के बाद में अब उसका बदला क्या है कि मुसलमान से वो कि तो आज की जो जनरेशन है, जो 7-8 साल का 8-7-8 जनरेशन के बाद में आप किसी मरे हुए आदमी का बदला को करें, रिलेट करें, तो ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि एजुकेशन जो है वो ऐसी होना चाहिए कि जैसे बच्चा सही दिमाग में जाए, यानी उसके अंदर आए ना, समझे? तो हाँ, सियासी बातों से लौटते फिर आपकी लेखनी की तरफ है, कोई ऐसी नज्म, कोई हाँ, ऐसी कविता, हाँ, सियासी बातों से आपकी लेखनी की तरफ वापस लौटते हैं, कोई ऐसी नज्म या कोई ऐसी कविता जो आपको, आपने तो जैसा आपने मुझसे भी बातचीत में कहा था कि माँ को हर बच्चा प्यारा होता है, पर कोई ऐसी नज्म, शायरी आपको, आपका लिखा जो आपको बहुत पसंद हो? एक कुछ करता हूँ इसमें। ये भारत को कैसा होना चाहिए इस नज़र में मैंने ये किया है कि सब लोगों का हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उसके अंदर। एक ईंट तुम भी लाओ, एक ईंट हम भी लाएं, प्यार और एकता का ऊंचा महल बनाएं, प्यार और एकता का ऊंचा महल बनाएं, भारत नया बनाएं। एक पेड़ तुम उगाओ, एक पेड़ हम उगाएं, सुख चैन शांति का मिलके चमन बनाएं, भारत नया बनाएं। कुछ फूल तुम भी लाओ, कुछ फूल हम भी लाएं, खाके वतन की खुशबू माहौल में बसाएं, खाके वतन की खुशबू माहौल में बसाएं, भारत नया बनाएं। एक नहर तुम बनाओ, एक नहर हम बनाएं, फिर एकता का पानी हर खेत को पिलाएं, भारत नया बनाएं। एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, नफरत के सबके दिल से तारीखियां मिटाएं, नफरत के सबके दिल से तारीखियां मिटाएं, भारत नया बनाएं। खेतों में खाद देकर दे, खेतों में पानी देकर देकर अनाज खेतों में खाद पानी देकर अनाज उगाएं, कोई रहे न भूखा, सब पेट भर के खाएं, भारत नया बनाएं। पिछड़ों को हम उठाएं, अगली दफा में लाएं, सबकी तरक्की करके खुशहाल बने बनाएं, भारत नया बनाएं। तालीम टेक्निकल सबको, सब लोगों को दिला के तालीम तरबियत से एक इनकलाब लाएं, भारत नया बनाएं। दुनिया में सबसे ऊपर भारत को अब उठाएं, दुनिया में सबसे ऊपर भारत को अब उठाएं, हमसे भी सीखने को दुनिया के लोग आएं, भारत नया बनाएं। और आखिर में है ये, अमृत है सत्य का फल, अमृत है सत्य का फल, है जहर झूठ का फल, है जहर झूठ का फल, फूल एकता का मीठा, कड़वा है फूट का फल। क्या बात। फूल एकता का मीठा, कड़वा है फूट का फल, पेड़ एकता के आओ चारों चारों तरफ लगाएं, पेड़ एकता के आओ चारों तरफ लगाएं, सबके लिए चमन में एक साहिबा बनाएं, भारत नया बनाएं, भारत नया बनाएं। क्या बात है। तो 90 साल की उम्र में ये जो पंक्तियाँ आप सुन रहे होंगे बहुत जो सहज और सरल हैं, क्योंकि ये एक 90 साल का बच्चा लिख रहा है, हम जैसे लोगों के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए। तो इन्हीं की चंद लाइनों से हम बातचीत का सिलसिला तो बहुत लंबा है, लेकिन ये अपने दर्शकों को के लिए पढ़ना चाहेंगे। नजरे वतन है सब कुछ, दिल हो की जान मेरी, एक बूंद ले लो मेरा लहू बदन से। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।